हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका क्या नाम है बताइए? यस, ज्योमेट्री। ठीक है, सो ज्योमेट्री। अगर आप इस वर्ड को डिवाइड करते हो टू पार्ट्स में तो उसका जो मीनिंग है वो तो क्या है? जियो और मेट्री। जियो मतलब जियोग्राफी सब्जेक्ट है ना। जियो मतलब होता है अर्थ, ठीक है, जो हमारी अर्थ है। एंड मेट्री मतलब उसको मेजर करना। तो जहां से वर्ड आया उसका मीनिंग था अर्थ को मेजर करना, ज्योमेट्री। लेकिन क्या हम सिर्फ अर्थ को मेजर कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें हमारे आसपास जिनकी मेजरमेंट जरूरी होती है। ठीक है, तो इसका नाम ज्योमेट्री ही पड़ गया। अब बात की गई है कि यहाँ कुछ 4 बातें दी हैं जो कि बहुत जरूरी है। अगर ये 4 चीजें नहीं होंगी तो आप इमेजिन करना कि कोई भी शेप है ना, कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो शायद पॉसिबल ही नहीं है, ना आपके लिए ड्रॉ करना और ना उनका एग्जिस्ट करना। मैं क्या कह रही हूँ समझना। पहला है पॉइंट या फुल स्टॉप। याद करिए, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। ठीक है, लाइन सेगमेंट के बारे में हम बात करेंगे, हम लाइन के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, रे के बारे में हम बातें करेंगे। तीनों ही लाइन है एक, लेकिन इन तीनों की मीनिंग अलग है। एक बार रिवाइज कर ले। एक क्लोज फिगर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी थी, क्या थी वो? पॉलीगन, है ना। याद नहीं भी आ रहा तो इट्स ओके, हम अभी पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल क्या कहते हैं? बाउंड्री को सर्कल की सर्कमफेरेंस ना। डायामीटर जो है वो डबल है किस चीज का? उसके रेडियस का। तो रेडियस का डबल होता है डायामीटर। ठीक, ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, जो कि है आपका प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन मतलब कोई चीज जो फ्लैट है। ये देखो, मेरा हाथ भी प्लेन है, आपकी बुक भी प्लेन है, आपकी स्क्रीन भी प्लेन है। ठीक है, आपकी वॉल्स भी प्लेन है, टेबल भी प्लेन है। तो ये जो सरफेस है, ठीक है, यही प्लेन कहलाता है। लेकिन प्लेन सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं है, ये इसकी कोई अंत नहीं है, इसको आप कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो। लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट आपके सामने मैंने रख दिया है टेबल की फॉर्म में या एक बुक की फॉर्म में। ठीक है, तो ये अगर प्लेन है, अगर मैं एक बुक की ही बात करूं तो अभी आपके सामने एक छोटी बुक भी होती है, फिर एक बड़ी बुक है, एक बहुत बड़ी बुक है। ठीक है, आपके पास चार्ट पेपर भी होते हैं ना, बड़े बड़े पोस्टर्स भी होते हैं। तो देखो, प्लेन की कोई एंडिंग नहीं है, आप उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, कहीं से भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो यही प्लेन की खासियत है कि ये एंडलेस है। क्या है? एंडलेस है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है। इसकी लेंथ तो है पर इसका कोई मोटाई नहीं है, ये चपटा है, जैसे कागज होता है वैसे ये चपटा है। ठीक है, तो यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, जितना मर्जी आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये सिर्फ पेपर की बात नहीं है, ये पूरे हमारी जो अर्थ है, यूनिवर्स है, उसकी क्रिएशन की बात है। अगर मैं सरफेस की बात करूं तो वो कितना भी फ्लैट हो सकता है। ठीक है, फिर बात आती है पॉइंट की। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट एक अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट है। अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट है मतलब कैसे डिफाइन करेंगे आप पॉइंट को, है ना। हमने पॉइंट को बोला कि वो एक फिक्स लोकेशन है, आप उसको मूव नहीं कर सकते। वो आपको ये बताता है कि कोई चीज किस लोकेशन पे है एग्जैक्ट। ठीक है ना। अच्छा, ये टेबल वहां रखिए, कहाँ रखिए? उस पॉइंट पे रखिए। तो अगर आप वो पॉइंट नहीं बताएंगे तो आप किसी भी चीज को उसका लोकेशन नहीं बता पाएंगे, राइट। पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक डॉट से पेपर पे, लेकिन ये मूव नहीं होता है ना, इट कैन नॉट बी मूव्ड। इसकी कोई विड्थ नहीं है, कोई चौड़ाई लंबाई कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ एक डॉट है। अब मैं इसको कैसे बोलूं, कैसे डिफाइन करोगे आप इस छोटे से डॉट को? कहाँ इसकी लंबाई चौड़ाई है? कहीं नहीं है। ठीक है, जो टिप होती है निडल की, आप उसको सोच सकते हो कि वो एक पॉइंट हो सकता है। जैसे इतना छोटा सा पॉइंट है ये, मैं तो इससे छोटा पॉइंट भी बना सकती हूँ, वो अलग बात है, मैं दिखेगा नहीं। तो पॉइंट की कोई साइज नहीं है, वो सबसे छोटा है। ठीक है, और जब आप मैथमेटिक्स में पॉइंट को समझते हैं तो आप पॉइंट लिखते हैं और उसके आगे कोई भी लेटर लिख देते हैं। अदरवाइज में अगर ऐसे करके चली गई तो आपको क्या पता चलेगा? तो इसके आगे आपको लेटर लिखना जरूरी है, और लेटर लिखते ही हमें क्या पता चल गया कि आप पॉइंट
एक यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं लाइन की। लाइन क्या है? लाइन को ऐसे समझिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। मैंने इन 4 पॉइंट को मिलाया तो लाइन बनी, इनको मिलाया लाइन बनी, इनको मिलाया लाइन बनी। और इसका मतलब जो ये मैं जोड़ रही हूँ, देखो मेरी पेंसिल कैसे चल रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो जब ये लाइन मैंने बनाई तो इसमें अनगिनत पॉइंट मैंने बनाए। अलग बात है मैं पॉइंट को ऐसे नहीं बनाए, सीधी लाइन जब चली तो ये पेन ने क्या करता गया, ये पेन पॉइंट बनाता गया बनाता गया बनाता गया, एंड जब हमने इन पॉइंट्स को जोड़ा तो एक लाइन बनी। ठीक है, तो वही बोला है कि लाइन क्या है? कलेक्शन है पॉइंट्स का, इन्हीं पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनको हम कहीं भी कितनी भी लंबाई तक खींच सकते हैं। कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है। ये लाइन का कोई एंड है क्या? ये तो मैंने यहाँ तक रोक दी, क्या पता मैं चलती जाऊं बनाती जाऊं तो खत्म ही नहीं होगी कभी। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट पाथ है इसका। ठीक है, ऐसे मुड़ी नहीं है, पाथ है इसका। इसकी कोई बिगिनिंग और कोई एंड नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है किसके? लाइन के। तो आप नहीं बता सकते कि अच्छा लाइन यहाँ खत्म हो गई, वो चलती जाएगी। फिर है इसका सिंबल। तो लाइन का सिंबल इस तरह होता है। इन एरो का मतलब क्या है? इन एरो का मतलब है हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, और लिखते टाइम भी आप इस तरह लिखते हो। अगर मैं एक्स वाई लाइन दिखा रही हूं तो ऐसे। ठीक है, इन एरो को जरूर बनाएंगे। फिर आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट भी लाइन का एक पार्ट है। जब मैं इस लाइन को एक मेजरमेंट के अंदर बांध दूंगी कि इतनी लंबी लाइन है, उसमें से मुझे इतनी लाइन चाहिए, तो जो इतनी गिन के लाइन अपने लिए है, ये लाइन का सेगमेंट है। क्या है? एक सेगमेंट है। इसके पॉइंट होते हैं डेफिनेटली। आपने गिन के कुछ बोला है तो उसके पॉइंट्स तो होंगे। ठीक है, तो इसके पॉइंट होते हैं। और आप 2 पॉइंट के बीच में सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं, ये तो कॉमन सी बात है। यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, मैं कितनी लाइन खींचूं? एक ही तो लाइन जाएगी। अब ये अगर आप ले गए तो ये लाइन थोड़ी है ना, तो एक ही लाइन। सिंबल क्या है लाइन के लिए? ये है। अपनी नोटबुक देखिए, जो उसके कोने हैं बुक के, वो क्या है? लाइन ही तो एक तरह से है ना, एक मेजरमेंट है आपकी बुक की। तो वो जो कोने हैं आपकी बुक के, वो लाइन को ही दिखाते हैं। आप कैसे लिखेंगे लाइन को? अगर मैंने लाइन खींची है ए बी, लाइन सेगमेंट, तो उसके ऊपर आप ऐसे ये लाइन सेगमेंट बना देंगे। अगर ये लाइन होती तो ऐसा। डिफरेंस है ना लाइन में और लाइन सेगमेंट में। लाइन सेगमेंट मेजर्ड है, गिन के है, ये अनगिनत है, ये अनगिनत है। आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। क्या पता मैंने 6 सेंटीमीटर लिया, अब मैं 8 ले लूं, फिर मैं 10 ले लूं, फिर मैं 50 ले लूं। ये पेन है, इसकी एक लेंथ है। ठीक है, इसकी एक लेंथ है, तो मैं जब इससे लाइन बनाऊंगी तो वो इतनी ही लाइन बनेगी ना, इतनी ही लाइन बनेगी, तो वो लाइन सेगमेंट बनेगी। ठीक है, ओके। देन कम्स रे इनटू पिक्चर। अब ये रे क्या है? रे ना आपकी लाइन सेगमेंट और लाइन का एक मिक्सचर बोल सकती हूँ। ठीक है, ये भी लाइन का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट अनफिक्स होता है। इन द सेंस एक पॉइंट यही रहेगा, दूसरे पॉइंट को कहीं भी कितना भी खींच दो। जैसे सूरज है, जैसे बल्ब है, तो बल्ब के यहां से कोई चीज शुरू हुई और वो आगे को लाइट फैल रही है ना, आगे को लाइट फैल रही है। ठीक है, आगे को लाइट फैल रही है। वैसे ही रे भी एक पार्ट पे फिक्स होती है और यहां से ये फिक्स नहीं होती, तो यहां से ये फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। ठीक है, जो इसका एंड पॉइंट होता है, टू नेम अ रे द एंड पॉइंट इज नेम्ड फर्स्ट। एंड पॉइंट मतलब जहां वो एंड हो रही है, जहां से वो खींच रही है वो नहीं, जहां वो एंड हो रही है। तो अगर सी डी रे मैंने लिखी है तो उसको मैं लिखूंगी कैसे? सी डी, फिर बनाऊंगी ऐसे। तो इसको भी हम लाइन सेगमेंट की तरह ही बनाते हैं। ठीक है, या आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है, एरो लगा के। तो एरो से समझ आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रे की बात कर रहे हैं, ना कि लाइन या लाइन सेगमेंट की। अच्छा, एक बार एक डिफरेंस समझ ले, एक डिफरेंस समझ ले। लाइन जो है आप उसको दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हो, रे को आप एक तरफ से ही एक्सटेंड कर सकते हो, दूसरा जो उसका साइड है वो
दूसरा एंड जो है वो लिमिटेड है उसका। सेकंड है लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं था, हाँ नहीं था, उसको हम कितना भी मोड़ सकते हैं। रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक पॉइंट एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन को हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, एरो के साथ, और रे को हम सिंगल एरो के साथ। ए बी ए एक ही लाइन है, समझना। ए बी या बी ए एक ही बात है, क्यों? क्योंकि दोनों ही एंडलेस हैं, दोनों को ही आप खींच सकते हो। लेकिन मैं रे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं लिख रही हूं ये है ए बी, तो मैं रे ए बी अगर लिख रही हूं तो ये सही है, रे बी ए गलत है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ये एंड पॉइंट है। पहले वर्ड का मतलब है कि ये एंड पॉइंट है, लेकिन यहां तो बी एंड पॉइंट नहीं है, वो स्ट्रेच वाला है। तो इसका मतलब पहला वर्ड इस एंड पॉइंट के लिए होना चाहिए, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। ये दो डिफरेंट रे हैं, ए बी अलग है और बी ए अलग है। ए मतलब यहाँ ए एंड पॉइंट है, बी ए मतलब यहाँ बी एंड पॉइंट है, ठीक है। तो रे को आप ऐसे आगे पीछे करके नहीं लिख सकते। देन कम्स कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, को मतलब होता है हमारे साथ वाले, जैसे हम कलीग बोलते हैं, है ना, इससे को मतलब होता है हमारे साथ वाले, लीनियर मतलब होता है एक लाइन में। तो ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में साथ में है, ठीक है, दो से ज्यादा पॉइंट, एक की पॉइंट की बात नहीं करेंगे, दो से ज्यादा पॉइंट की बात करेंगे, जो सेम स्ट्रेट लाइन में है, वो होते हैं कोलिनियर पॉइंट। जैसे ये तो एक्स वाई जेड क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। A single point can contain an unlimited number of lines, ठीक है। अभी हम इसको यहां पढ़ेंगे। तो x y z इस एक लाइन में थे, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? नॉन कोलिनियर मतलब ऐसे पॉइंट्स जो सीधे नहीं है, अलग अलग पोजीशन में लगे हैं, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप इनको जोड़ के कुछ शेप बना सकते हो, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, अब कोई यहाँ है, तो आप इनको जोड़ के कोई शेप बना सकते हो, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट एक साथ स्ट्रेट लाइन में आपको नहीं मिलेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप इन 3 पॉइंट से सिर्फ 3 लाइन ही जोड़ सकते हो। ये तो कॉमन सी बात है ना, कि अगर आपके पास 3 पॉइंट हैं तो आप इसमें से 4 लाइन थोड़ी बना पाओगे, क्योंकि अगर आप चौथी लाइन बनाओगे तो फिर उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। पॉइंट तो आपके पास 3 ही है, तो 3 पॉइंट से सिर्फ 3 लाइन ही ड्रॉ हो पाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट और लाइन के बीच में क्या रिलेशन है। हम एक पॉइंट से काफी सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक मैंने पॉइंट बनाया, अब मैं यहां से लाइन बना रही हूं, ठीक है। मैंने पॉइंट बनाया, मैं लाइन बना रही हूं। मैंने पॉइंट बनाया, तो इस पॉइंट से देखो कितनी लाइन जा रही है, ठीक है। इस पॉइंट से कितनी लाइन जा रही है। लाइन दैट कंटेन द सेम पॉइंट आर नोन एज कॉन्करेंट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी सारी लाइन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। क्या यहाँ पे 7 लाइन्स हैं? मुझे बताइए, जल्दी बताइए देख के, क्या 7 लाइन्स हैं? नहीं, ये एक लाइन है 1, लाइन 1, ये एक लाइन है लाइन 2, ये एक लाइन है लाइन 3, ये एक लाइन है लाइन 4। तो टोटल 4 लाइन है, ठीक है। और ये एक ही पॉइंट से टकरा रही हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट लाइन। क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। ओके, अब यहां पूछा है आप एक पॉइंट x से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने बोला इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड। अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस आपको दे रखा है कि लाइन सेगमेंट के 2 एंड होते हैं और उसकी एक लेंथ होती है, वो हम मेजर कर सकते हैं। लाइन के कोई एंड नहीं है,
कितना भी कहीं भी डायरेक्शन में उसको दो डायरेक्शन में खींच सकते हो। रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक पॉइंट होता है जो एंडलेसली डायरेक्शन में जा सकता है। लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, लाइन को नहीं कर सकते, रे को भी आप नहीं कर सकते क्योंकि एक फिक्स है दूसरा फिक्स नहीं है ना, खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे। फिर है लाइन सेगमेंट को आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, लाइन को पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि पेपर को ड्रॉ करते ही वो एक मेजरमेंट की हो जाएगी। मैंने पेपर पे ड्रॉ किया तो मेरा पेपर तो इतना ही था ना, तो वो लाइन भी इतनी ही है, उस लाइन की कुछ मेजरमेंट है, तो वो लाइन ना होके लाइन सेगमेंट हो चुकी है। तो आप लाइन तो कभी खींच ही नहीं सकते क्योंकि आपको थोड़ी पता है मैं कहाँ तक उसको खींच सकती हूँ, है ना। क्या पता मैं से करते करते अर्थ से बाहर ले जाऊं, वहां भी मैं करते करते और बाहर ले जाऊं, तो लाइन का कोई एंड नहीं है। रे का भी कोई एंड नहीं है, इसलिए उसको आप पेपर पे नहीं बना सकते। पेपर पे इन द सेंस आप कहेंगे मैम हमने तो बना दी पेपर पे रे, इसको मैं खींच भी तो सकती हूँ, मैं आऊंगी मैं कहूंगी लो मैंने आगे बना दी, किसी ने और आगे बना दी, तो इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द लाइन सेगमेंट वो ये होता है, लाइन के लिए एरो बना देते हैं दोनों साइड से, और रे का एक साइड से पॉइंट एक साइड से एरो। ओके, तो अभी एक्सरसाइज है, इसको आप लोग करेंगे। अ डैश हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, क्या था ऐसा, पॉइंट है ना, पॉइंट था। अ पॉइंट इज टू डैश टू बी सीन, कितना छोटा हो तो उसको आप देख भी नहीं सकते, तो स्मॉल, देखो दिख रहा है क्या ये, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अब है हम लाइंस की बात करते हैं, तो लाइंस जो है वो देखो कैसी कैसी हैं। पहली है कोप्लेनर लाइन, कोप्लेनर लाइन, प्लेन अभी हमने प्लेन पढ़ा था, प्लेन पढ़ा था ना अभी हमने, कोई फ्लैट सरफेस। कोप्लेनर लाइंस मतलब ऐसी दो लाइंस, ठीक है, ऐसी दो लाइंस को मतलब जो साथ में होती हैं, ऐसी दो लाइन जो सेम प्लेन पे है, मतलब अगर ये सरफेस है तो वो दोनों लाइन यही ड्रॉ की गई हैं, तो ये कोप्लेनर है। अगर एक लाइन यहां ड्रॉ कर दूं और एक लाइन दूसरे प्लेन पे ड्रॉ कर दूं, कहीं और ड्रॉ कर दूं, तो वो कोप्लेनर नहीं हुई। तो देखिए ए बी एंड सी डी एक ही प्लेन पे है, ए बी एंड सी डी एक ही प्लेन पे है, ठीक है। और हम लाइन की बात कर रहे हैं तो यहां हमने एरो शो कर रखे हैं, एरो। अब बात करते हैं हम पैरेलल लाइंस की। तो दो या दो से ज्यादा ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही, इंटरसेक्ट क्या होता है, ऐसे क्रॉस करना, जो क्रॉस नहीं कर पा रही वो ऐसे चल रही है, सीधी 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 सीधी। अभी सीधी चल रही है, इसका मतलब क्या है कि इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तब तो ये क्रैश कर जाती, तो ये सीधी चल रही है, चल रही है, ठीक है। तो ये होती है पैरेलल लाइन, जैसे ट्रेन की पटरी होती है ना, सीढ़ी होती है, सीढ़ी सीधी 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 सीधी, तो सीधी चल रही है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। अभी मैंने आपको बताया, अगर ये लाइन में बोल रही हूँ कि बराबर चलती जा रही तो इनके बीच का डिस्टेंस भी तो बराबर है ना, और ये बराबर ही रहेगा। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल, ठीक है, दैट इज लाइन सेगमेंट कैन आल्सो बी पैरेलल। सिंबल फॉर पैरेलल कैसे करते हैं हम, ऐसे। रेलवे ट्रैक की बात करूं तो वो भी मैंने अभी बताया आपको, रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। बैंक ऑफ अ कैनल, जो कैनल हमारे होते हैं पानी के, वहां पे उनके जो कोने होते हैं वो भी सीधे होते हैं। बुक की मैं बात करूं, आप बुक को उठा के देखो तो आपके जो बुक के ये पार्ट है या ये पार्ट है, ये कभी आपस में मिल नहीं पाएंगे क्योंकि ये बराबर में, चलाते रहो कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, पैरेलल है आपके। देखिए ट्रेन की पटरी कैसे पैरेलल चल रही है ना, हाँ, तो देखो ये है पैरेलल लाइन जिसके पास यहाँ एरो है, ये है पैरेलल लाइन सेगमेंट क्योंकि ये एक पॉइंट पे एंड हो गई है। ये है पैरेलल रेज क्योंकि ये इन पॉइंट से यहां निकल रही है, इस पॉइंट से यहां निकल रही है, इस पॉइंट से यहां खींचेगी, इस पॉइंट से यहां खींचेगी, ठीक है। पैरेलल लाइंस तीन तरह से हो सकती हैं, वर्टिकल मतलब इस तरह से, जैसे मैं स्ट्रेट अभी खड़ी हूं स्टैंडिंग, हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग, है ना, हॉरिजॉन्टल, एंड ऑब्लिक मतलब एक स्लैंट में जो स्लैंटिंग लाइंस होती है जिसमें आप झूला झूलते हो, तो स्लैंटिंग लाइंस है, ठीक है। ओके, अब आप खुद इस एक्टिविटी को करेंगे जिसमें आपको चाहिए होगा सेट स्क्वायर, ये रहा सेट स्क्वायर, एक स्केल, ठीक है, मतलब जिसको रूलर बोलते हैं वो, और एक पेंसिल, और आप खुद इसको पढ़ के ड्रॉ करेंगे क्या, ये सारी लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस आपको ड्रॉ करनी है। अच्छा, फिर आती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। अभी हमने बोला दो या दो से ऐसी लाइन जो अपने आप को क्रॉस कर रही हैं, जैसे ऐसे क्रॉस, तो ये क्या है, ये है हमारी
इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट का मतलब ही होता है किसी चीज को कट करके जाना है ना, काट के जाना, ऐसे मिलना उनका, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है कौन सी, ए बी एंड सी डी। टू इंटरसेक्टिंग लाइन का एक पॉइंट होता है कॉमन, डेफिनेटली यही पॉइंट है जो कॉमन है, बाकी कोई पॉइंट इनका कॉमन नहीं है, ठीक है। ओके, देन वी हैव परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस ऐसी लाइन होती हैं जो जब मिलती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन हर इंटरसेक्टिंग लाइन परपेंडिकुलर लाइन नहीं होती, इस बात को समझना, ठीक है, दो बातों में डिफरेंस है। तो टू लाइंस जो इंटरसेक्ट करती हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब एंगल आपको नहीं समझ आ रहा तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 90 डिग्री मतलब कुछ इस तरह से, ये 90 डिग्री है, तो अगर ये एक लाइन यहां जा रही थी, एक ऊपर से लाइन आई, तो ये क्रॉस करके यहां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। ओके, परपेंडिकुलर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो अगर ए बी लाइन और सी डी लाइन परपेंडिकुलर हैं तो मैं ऐसे लिखूंगी कि लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। ओ जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और देखिए एंगल कैसे बन रहा है, यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री। फिर से एक्टिविटी है जहां आप सेट स्केल से, रूलर से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ओके, देन वी हैव एक्सरसाइज 8.2। ऐसी लाइन जो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, उनका डिस्टेंस बराबर होता है, तो उनको क्या कहते हैं, बताइए, पैरेलल लाइंस। वेरी गुड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज डिक्रीजिंग इन वन डायरेक्शन, द लाइंस डैश ईच अदर। अगर ये डिस्टेंस बराबर नहीं है और ये डिस्टेंस कम हो रहा है, 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 तो क्या होंगी, ये इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। द लाइन दैट क्रॉस ईच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप खुद करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सीखेंगे एंगल के बारे में, ठीक है। तो एंगल क्या है, सी, अभी हमने रे के बारे में बात की थी, जिसका एक एंड पॉइंट था और एक ऐसा पॉइंट था जो एंडलेस है, जिसको हम कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट। तो अब देखिए, मैं इस पॉइंट से एक रे बना रही हूं और मैं इसी पॉइंट से एक और रे बना रही हूं, तो ये स्ट्रक्चर बना जहां ये रे 1 और रे 2 है, जिसको मैंने ए और बी नाम दिया, ठीक है, और इनका एक कॉमन पॉइंट है जिसको मैंने ओ बोल दिया। तो जो स्ट्रक्चर बना, यही क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल है। इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं ए ओ बी, ए ओ बी एंगल ए ओ बी, या आप पढ़ सकते हो एंगल बी ओ ए, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट ओ है जो कि वर्टेक्स है। वर्टेक्स मतलब होता है जो कोना है उसका, ठीक है, जो ये तेज वाला पार्ट है ना, चुभने वाला पार्ट है इन द सेंस, तो ये है वर्टेक्स। जैसे इस शेप को आप इमेजिन कर सकते हो, इसमें भी ये क्या है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये दो आर्म्स निकल रही हैं, ये जो इतना एरिया जो बचा है, यही क्या है, हमारा एंगल है। एंगल आपके रूम्स में भी होते हैं, अगर आप अपना रूम देखो तो आपके रूम भी एक स्ट्रक्चर का है, तो जो कोने हैं आपके कमरों के, जो कमरे के कोने हैं, वो भी क्या है, वो एंगल्स हैं। आपकी बुक को देखो, आपकी बुक में भी एंगल्स बन रहे हैं हर जगह, ठीक है। तो ये एंगल्स थे। ओ ए ओ बी क्या है, साइड्स हैं एंगल की, क्या है, साइड्स हैं या आर्म्स हैं। सिंबल दिस, इसको हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। ये स्लाइस ऑफ पिज्जा, जो आप पिज्जा खाते हैं वो भी तो एक एंगल है। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, घड़ी आप देखना वो अलग अलग एंगल बनाती रहती है पूरे टाइम, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम इसको नेम कैसे करें, एंगल का नाम कैसे रखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कैसे पढ़ेंगे आप, यहां से और बीच में ये वर्टेक्स, फिर यहां, या आप यहां से स्टार्ट करें, बीच में वर्टेक्स और यहां, लेकिन वर्टेक्स हमेशा बीच में ही रहेगा, ठीक है। आप इसका नाम इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं, हिंदी में, हिंदी इन द सेंस आप इसको मैथमेटिक्स में भी यूज कर सकते हैं, जैसे एंगल 1 2 3 है ना, एंगल 1 ये रहा, मैंने यहाँ पे ABCD यूज कर दिया या कुछ और यूज कर दिया, तो आप तीनों तरह से इसको कर सकते हो,
सिंपली आप उसके वर्टेक्स का भी नाम दे सकते हो, या आप पूरे एंगल का नाम दे सकते हो, या आप उसको मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 के थ्रू भी कर सकते हो। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है? इंटीरियर मतलब अंदर का पार्ट, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एरिया। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं, तो जो अंदर का पार्ट है, इस एंगल के अंदर जो एरिया कवर्ड है ये इंटीरियर होता है, और इस एंगल के बाहर जो एरिया कवर्ड है ये एक्सटीरियर होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्लासिफाई करेंगे एंगल्स को, क्योंकि एंगल्स हमेशा ऐसे ही होंगे जैसे हमने देखा है? नहीं, एंगल्स दो आर्म से बनते हैं। यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ से दो आर्म्स निकल रही हैं। ठीक है, जैसे ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल, मतलब ये तो एंगल नहीं है ठीक है, तो एंगल इन दो आर्म से बनता है, और ये आर्म्स किस भी तरीके से अरेंज हो सकती है। अब इनके अलग अलग नेम हैं बेस्ड ऑन कि ये किस डिस्टेंस पे एक दूसरे से हैं। ठीक है, पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब समझिए, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा राइट एंगल। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूं राइट एंगल से। ऐसे करते हैं, हम स्ट्रेट एंगल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम स्ट्रेट से स्टार्ट करेंगे और एक्यूट तक जाएंगे, ऐसे हम ऐसे पढ़ेंगे ऑपोजिट, तभी आपको समझ आएगा। ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, और ये एक रे है। ठीक है, तो ये कॉमन पॉइंट है, दो रे हैं। ये दोनों रे कैसी हैं? अभी स्ट्रेट हैं। देखो दोनों रे स्ट्रेट हैं, एक के ऊपर एक। तो जो ये एंगल बना, अगर ये मेरे दो हाथ हैं और जो एंगल बना ऊपर, ये 180 डिग्री का है। कितना है? 180 डिग्री। एंगल्स को हम डिग्री में नापते हैं, डिग्री में। ठीक है, ऐसे। अब मेरा हाथ ऐसे मोड़ नहीं पाएगा, इसलिए मैं अपने हाथ को ऐसे कर रही हूँ। तो मान के चलो ये स्ट्रेट एंगल था। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे अपने एक आर्म को ऊपर लाई, तो ये इतना है, ये इतना है। अगर मैं इसको ऐसे ले आती, तो ये जो बना, ये कुछ परपेंडिकुलर जैसा बना, और ये है 90 डिग्री का एंगल। क्या है? 90 डिग्री का एंगल, जो कि स्ट्रेट एंगल का आधा है। स्ट्रेट एंगल का आधा है। स्ट्रेट एंगल ऐसा था, ये इसका आधा है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल होता है ऐसा। अब अगर ये 90 डिग्री के एंगल को मैं छोटा कर देती हूँ, अगर इस आर्म को मैं और पास ले आती हूँ, तो जो ये मेरे हाथ के बीच में एंगल बना, ये बना एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जो जीरो से लेके 90 से कम के होते हैं। ये 90 है, तो इससे कम जितने भी अभी एंगल है, देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जितने भी एंगल है, ये एक्यूट एंगल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये 90 से छोटे होंगे लेकिन 0 से बड़े होंगे। 90 डिग्री का एंगल आपको पता चल गया, जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? कि जब आप 90 डिग्री से थोड़ा आगे चले जाओ, ठीक, आप 90 डिग्री से थोड़ा आगे जाओगे, तो अब जो एंगल शुरू हुए, मतलब ये 90 डिग्री से तो ज्यादा है, लेकिन 180 डिग्री से जो स्ट्रेट था उससे कम है, तो ये 90 से ज्यादा है, 180 से कम है। तो ऐसे एंगल होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। फिर है हमारा स्ट्रेट एंगल। फिर क्या है? स्ट्रेट एंगल। अब एक और एंगल होता है जो होता है कंप्लीट एंगल, जो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का मतलब ये दो आर्म जो ऐसी थी, मेरी दो आर्म्स जो ऐसी थी स्ट्रेट, मैं इनको पीछे को मोड़ के नीचे ले आऊं ऐसे। ठीक है, अगर आप क्लॉक होती ना, आप क्लॉक के दो हैंड्स को देखना, तो वो हैंड्स ऐसे स्टार्ट करते हैं और वो घूम घूम के पूरे ऐसे गोल मिल जाते हैं। ठीक है, घूम के गोल मिल जाते हैं। फिर जो एंगल बना, ठीक है, एक रे ये रही और दूसरी रे घूम घूम के यहाँ आ जाएगी, और ऐसे करते करते यहाँ आ जाएगी, और ऐसे करते करते इसके ऊपर ही आ जाएगी। तो जो ये पूरा एंगल बना, तो ये क्या हुआ? कंप्लीट एंगल। क्या हुआ? कंप्लीट एंगल। आप ना, जो फैन नहीं होता, फैन ऐसे ओपन करने वाला फैन, उसको देखना, तो वो पहले ओवरलैप होते हैं, फिर वो खुलता है, फिर खुलता है, फिर खुलता है, फिर वापस यहाँ चिपक जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं कंप्लीट एंगल। एक और एंगल है जो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इस स्ट्रेट लाइन से नीचे होते हैं, लेकिन इस कंप्लीट लाइन से पहले होते हैं। मतलब 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है। ठीक है, 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, तो वो हो जाते हैं हमारे
रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ आपको 4 दिए हैं लेकिन आपके 6 एंगल हैं टोटल, ठीक है। अच्छा, अब पोजीशन के अकॉर्डिंग, ये तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग था ना, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग था। अब हम बात करेंगे पोजीशन के अकॉर्डिंग, किसकी पोजीशन कहाँ है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कोई साइड में है, कौन कैसे है, उसके अकॉर्डिंग भी हमने इनको डिवाइड किया है। पहला है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ये है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट से 2 आर्म्स जा रही हैं और एक सेंटर से आर्म जा रही है। इस सेंटर की वजह से यहां एक एंगल बना और यहां एक एंगल बना, यहां एक लाइन गई, यहां एक लाइन गई, सेंटर से एक लाइन गई, तो एक एंगल ये बना, एक एंगल 2 बना। ये एक दूसरे के बगल में है, तो ये एडजेसेंट एंगल है। जैसे आप मुझसे पूछोगे मैम ये पेन कहाँ है, पेन इट एडजेसेंट टू मी, मतलब मेरे साइड में ही है। तो जो चीज आपके साइड में होती है उसको एडजेसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एडजेसेंट एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब यही एडजेसेंट एंगल जिनका सम 90 डिग्री आना चाहिए। तो मतलब ये 45 भी हो सकते हैं, ये 60 और 30 भी हो सकते हैं, ये 50 और 40 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एंगल जो 90 का सम बनाते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देन वी हैव सप्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे एंगल जिनको मैं प्लस करूं तो क्या आंसर आएगा, मेरा आंसर आना चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री। और एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही बन पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही आपका क्या बनाती है, 180 डिग्री बनाती है, राइट। अगर मैं ऐसे शेप बनाऊं ऐसी, तो बच्चे ये कभी ये एंगल दोनों कभी सप्लीमेंट्री हो ही नहीं सकते, क्योंकि टोटल एंगल ही सप्लीमेंट्री नहीं है ना। ये टोटल एंगल 90 तो दिख रहा है आपको, देखो 90 नहीं है, 90 है। तो सप्लीमेंट्री आपको होने के लिए भी ये स्ट्रेट लाइन चाहिए होगी, ठीक। ओके, अब आपको एक्सरसाइज में इनके नाम लिखने हैं। ये परपेंडिकुलर बनाओ, 90 से छोटा है, ये 90 है। इसको देखें, एक लाइन फ्लैट है, एक लाइन में 90, ये परपेंडिकुलर बनाया, 90 से छोटा है, परपेंडिकुलर बनाया, 90 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर बनाया, 90 से छोटा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब आपको सारे एंगल्स के नाम लिखने हैं, आपको बताना है ये एंगल क्या है, एक्यूट है, स्ट्रेट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, कंप्लीट एंगल है, ठीक है। ओके, तो आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर में ये करके दिखाना है। इन एंगल के नेम लिखो, जैसे MON है ना, इस तरह से। इनकी साइड क्या है, साइड है MON। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है ये कोना, तो ये O, इस तरह से। यहाँ पे वर्टेक्स क्या है Y, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है M, ठीक, समझ आ रही है बात। ओके, अब हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल को मेजर कैसे करें, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि ये एक्यूट है, ये है जो 0 से ज्यादा है, 90 से कम है। 0 से 90 तक तो बहुत नंबर आते हैं, तो एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट जो मैंने एंगल बनाया, अगर मैं एंगल को बना दूं तो मुझे कैसे पता ये कितने डिग्री का है। हाँ, 90 से कम है ये तो पता है, बट एग्जैक्ट कितना है नहीं पता। तो इसको नापने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, जिसको D भी बच्चे बोलते हैं। तो जो यूनिट होती है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की, मतलब एंगल को जब आप नापते हो तो उसके पीछे आप कुछ यूनिट यूज करोगे। जैसे डिस्टेंस के लिए आप मीटर, किलोमीटर यूज करते हो, कैपेसिटी के लिए आप लीटर, मिलीलीटर यूज करते हो, वेट के लिए आप किलोग्राम, ग्राम यूज करते हो। वैसे ही एंगल्स को नापने के लिए आप पीछे इसको डिग्री लगाते हो। क्या लगाते हो, डिग्री, है ना। हाँ, टेम्परेचर में भी डिग्री लगाते हैं, वेरी गुड। तो ये सिंबल क्या होता है, ऐसा। तो 90 डिग्री का एंगल, 20 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल, तो ये डिग्री का सिग्नेचर है, सिग्नेचर कह रही हूँ, साइन है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, अजीबोगरीब चीज, ये प्रोटेक्टर है, ठीक है। इस प्रोटेक्टर, ये सेमी सर्कल फॉर्म में बना होता है, प्लास्टिक का होता है, सेमी सर्कल फॉर्म में बना होता है। ये एरिया ब्लैंक होता है, खाली होता है, ठीक है। और यहाँ 2 स्केल बनी होती हैं, यहाँ होता है, ऊपर वाले में होता है 0 से 180, और यहाँ अंदर होता है 0 से 180। सेंटर पे इसके पॉइंट होता है। ये है इसका 90 पार्ट, 90 पार्ट। तो
अगर मैं यहां से देखूं, देखो मेनली क्या करते हैं बच्चों, हम इस डी को एक सेकेंड, हाँ मैं यही से समझाती हूँ आपको कि मेजरिंग एंगल्स, ये क्या है आपका प्रोटेक्टर है, ठीक है, दो स्केल्स हैं, एक अंदर की साइड एक बाहर की साइड, 0 से 180 तक। कभी आप इसको क्लॉकवाइज पढ़ते हो, मतलब इस तरह से जैसे क्लॉक चलती है, कभी आप इसको एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हो। अब मैं कैसे एंगल को नापूं, मैंने एक एंगल बना दिया रैंडम, जो कि है ये, मुझे नहीं पता कितना है ये, मैं इस डी को उठा के लाऊंगी ऐसे, ठीक है, और इस डी को कुछ इस तरह रखूंगी कि जो इसका सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर वाला जो इसका पार्ट है वो इस पॉइंट पे आए। तो जो सेंटर वाला पार्ट है 90 डिग्री वाला पार्ट, वो इस वर्टेक्स के ऊपर फिक्स होना चाहिए, ठीक है। इसका लाइन और आपके एंगल की लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। ऐसे नहीं करना कि ये लाइन ऐसी है और आपने डी टेढ़ा रखा है, डी टेढ़ा नहीं, डी इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपकी लाइन जहां जा रही होगी उसके ऊपर आपका एंगल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ये है, अगर मैं इसको नापूं तो देखो ये है एंगल आपका AOB। AOB कितना है आपका, देखिए, देखो मैंने पेन चला दिया इसके ऊपर। AOB कितना है, 10 से थोड़ा छोटा है, तो 9 डिग्री है आपका AOB, 9 डिग्री, देखो 9 डिग्री। FOA जाता है आपका 110 डिग्रीज में। कैसे जा रहा है, 110 डिग्रीज में। खुद देखो, ये 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल कैसा है, देखो ये अगर 90 है तो ये एंगल कैसा है, 90 से बड़ा है ना, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो 90 से बड़ा होगा तो उसका मतलब इसकी वैल्यू कहीं 110 के अंडर आएगी। तो आपको इन सारे एंगल्स को नापना है डी को रख के, ठीक है। अच्छा, अब आप डी से एंगल बना कैसे सकते हो, मतलब प्रोटेक्टर से आप कैसे एंगल क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको बोला बच्चे 60 डिग्री का एंगल बनाओ, तो सबसे पहले आप एक रे बनाएंगे, ठीक है, BC नाम की आप एक रे बनाएंगे। अब अपने प्रोटेक्टर को इस रे के यहां पे रख दीजिए। कैसे रखेंगे, इस प्रोटेक्टर का सेंटर आपके रे के एंड से मिलना चाहिए, मतलब यहां पे 90 डिग्री होना चाहिए। अब 60 कैसा है, 60 है आपका कहीं यहां, अगर ये मेरे लिए 90 है तो 60 से कम ही तो हुआ, 60 कम ही तो हुआ, तो मैं अंदर वाली रेंज देखूंगी। लेकिन अगर मैं यहां से बना रही होती 60, तो मैं बाहर वाली रेंज देखती, ठीक है। तो यहां से 60 है कुछ ये रहा, तो आप इस पॉइंट को जोड़ के ऐसे, तो आपका एंगल आप देखोगे। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ एरो बना देंगे, यहाँ डॉट बना देंगे। एरो का क्या दिखाता है कि ये दोनों रे हैं। अभी हमने पढ़ा जो एंगल्स होते हैं वो रे होते हैं, ठीक है, तो ये रे हैं इसलिए एरो। इस एंगल को आप एक नाम दे देना ABC। एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री आप मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको 110 का बनाना है, तो आप अगर यहां से बनाते हो तो आपको अंदर की रीडिंग पढ़नी है। एक सेकेंड, इसको समझिए स्टूडेंट। आप कहेंगे मैम इसमें 2 रीडिंग है और दोनों रीडिंग अलग अलग है, तो कैसे करेंगे। आपको अपना रेफरेंस 90 डिग्री से लेना है। अगर आप इस साइड से बनाते हैं, राइट साइड बना रहे हैं, तो ये 90 डिग्री आपका है, ठीक है। तो यहां एक्यूट एंगल बनेगा और यहां ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। लेकिन अगर मैं अपनी लाइन यहां से बनाती हूं, तब मेरे लिए ये एक्यूट एंगल बनेगा और ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को, ठीक है। सो दिस इज एक्सरसाइज। आप प्रोटेक्टर लेंगे और इसके ऊपर फिट करेंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्टर का सेंटर आपके इस क्यू के ऊपर आना चाहिए, तो ये 90 के ऊपर आएगा, ये 90 के ऊपर आएगा, तो एक लाइन आपको बताएगी कि एंगल कितना है। ये देख के पता चल रहा है 90 डिग्री है ना, नाम आप बता सकते हो, ये ऑब्ट्यूस है, ये भी ऑब्ट्यूस है, ये 90 डिग्री है, ये एक्यूट है, ये एक्यूट है, ऐसे आप बता सकते हो। अब आपको ये सारे एंगल को मेजर करना है और आप पे लिखना है कि ये एंगल कितने डिग्री के हैं। यूज द प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल ऑफ 40, 65, 80। आपको ये सब ड्रॉ करने हैं खुद, ठीक है।
फिर है आपकी मेंटल मैथ की एक्सरसाइज एंड देन यू हैव वर्कशीट। तो स्टूडेंट ये आप करेंगे खुद अपनी टीचर्स की हेल्प लेके, है ना, अपने फ्रेंड की हेल्प लेके, पेरेंट्स की हेल्प लेना। और ये बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है। अपने आसपास देखिए एंगल्स कहाँ है, लाइन कहाँ है, पॉइंट्स कहाँ है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है आपका। तो आई होप आपको चैप्टर में मजा आया होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।